चलिए देखिए, अब हम लोग आएंगे oogenesis ये है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। देखिए हर पॉइंट पे इसमें आपको मेल गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंस मिलेगा, है ना। चलिए, इसमें खास बात क्या है कि दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है वो, और दूसरा हम लोग हर पॉइंट पे देखेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहां पे मेल गैमेटोजेनेसिस से डिफर करता है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक क्वेश्चन देखिए तो, द टैपेटम is equivalent to which structure in male reproductive system? ऑप्शन नहीं है, नाम लिखिए तो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, the tetrad members in the anther are equivalent to which structure in the male reproductive system, of course human, पहले दोनों क्वेश्चन लिखिए। पहले वाले का कोई भी बताएगा, सर्टोली सेल। रीजन बताइएगा। दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किन को? जैसे टैपेटम प्रोवाइड करेगा मेल रिप्रोडक्टिव को, वैसे ही सर्टोली सेल को करता है। मेल में है स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, स्पर्मेटोगोनिया नहीं कहिए, स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल्स हैं, और वहां प्लांट्स में स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए टैपेटम बैठे हुए। तो ये तो हो गया, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। व्हाट अबाउट द टेट्राड? टेट्राड के मेंबर और इसका एनालॉग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद कीजिए तो, टेट्राड के अंदर में जो 4 डॉटर सेल्स हैं, ये सभी हैप्लॉइड्स हैं, और सभी को याद ही होगा स्पर्मेटोगोनिया जो टेकअप करते हैं मियोसिस 1, टेकिंग अप, उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इन्हें वह एक लेकर चलना है, 1 इन नंबर, अपने कन्वीनियंस के लिए। ये जब मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, कितना सेल बनेगा?
दो डॉटर सेल बनेगा और ये हैप्लॉइड होंगे। इनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसी दिन के लिए बहुत डिटेल करके बताए थे। अब ये मियोसिस सेकेंड पूरा करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्मेटिड्स। ये भी हैप्लॉइड होंगे। कितना नंबर होगा? 4 इन नंबर होगा। डोंट यू थिंक दैट दिस मेंबर इज इक्विवेलेंट टू दिस? The members of the tetrad are equivalent to the spermatids. जब आपको क्वेश्चन दिया जाए, एमसीक्यू दिया जाए, आपको हम जब एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं, गो थ्रू दिस वे। जितना हो सके उतना समझाकर लिखने की कोशिश कीजिए। यह आपके बेनिफिट के लिए है। जब आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखेंगे तो आगे क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से बनेंगे। नहीं तो अंदाजा लगाते रह जाइएगा, सही होगा गलत होगा आपको पता नहीं। यू विल नॉट बी श्योर इनफ। हो गया? ये फ्लो चार्ट एक बार लिख लीजिए, आपको काम देगा। हो चुका? अब देखिए इसी तर्ज पे एक और क्वेश्चन है। which is equivalent to the generative cell in the male reproductive system in human. और साथ ही एक और क्वेश्चन, which is equivalent to the pollen tube in the male reproductive system in human. जरा सोचिए, क्वेश्चंस लिखिए, सोचे इस एंगल से। तो इसका आंसर होगा दे आर इक्विवेलेंट टू द मैच्योर स्पर्म सेल्स स्पर्मेटोजोआ। अब यहां देखिए, आपसे पूछा है पॉलन ट्यूब के इक्विवेलेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो पॉलन ट्यूब काम क्या करता है? मेल गैमेट्स को पहुंचाता है फीमेल गैमेट्स के पास फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह काम करता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, दैट इज द पेनिस। It serves as a delivery structure of spermatozoa for fertilization. नोट कीजिए यहां तक।
कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो हमेशा उससे मिलता जुलता जो भी हो उसके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए पढ़िए। याद कीजिए, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, तो एनिमल किंगडम पढ़ते समय अगर हम लोग देखें ओवरऑल न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसमें कैसा है, शुरू करते थे कहाँ से, फाइलम पॉरीफेरा से, एंड करते थे कॉर्डेट तक। और जब ह्यूमन का हम लोग एक्सक्रीशन देखना शुरू किए, दैट इज अ लिमिट। पूरे बुक में आपको उतने अच्छे तरीके से हर एक फाइलम का कंपैरिजन दिया भी नहीं है दूसरे किसी सिस्टम में। पॉरीफेरा में कैसा होता है, उस तरह का एक्सिटेड स्ट्रक्चर्स कैसे किन में क्या है। शुरुआत किया प्लेटीहेलमिन्थस से, वहां पे देखे होंगे फ्लेम सेल्स है, फिर उसके बाद रेनेट सेल्स मिलता है, किसमें, रेनेट सेल फॉर एक्सक्रीशन, नहीं याद आ रहा, निमेथेलमिन्थस या निमेटोड्स। उसके बाद नेफ्रिडिया एनेलिड्स में। आर्थ्रोपोड में दो तरह का था, जो टेरेस्ट्रियल है उनमें मल्पीजियन ट्यूब्यूल, जो एक्वेटिक हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह थे। उसके बाद फिर जब हम लोग आते हैं वापस मोलस्का में, तो मोलस्का में पाउच्ड किडनी भी मिलता है और उसमें गिल फिलामेंट्स भी मिलते हैं एक्सक्रीशन के लिए। फिर इकाइनोडर्माटा में फिर वेरिएशन, वो चला जाता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम की ओर, वो दिखाता है रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस। लेकिन एक चीज है, उसका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसमें उसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। जो चीज मैच करता है कॉर्डेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसके भी बहुत सारे पार्ट एक्टोडर्मल। इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉ करते हैं ये सिमिलैरिटी, जिससे हम लोग फाइनली एस्टेब्लिश कर पाते हैं इकाइनोडर्म्स आर द एक्चुअल एंसेस्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स। तो हर जगह इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। ये जो यूकैरियोट्स हैं मल्टीसेलुलर, है ना, इनमें जिस तरह का सिस्टम प्लांट में डेवलप किया, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम एनिमल्स में भी डेवलप किया टू द हाईएस्ट। इधर हाईएस्ट ऑर्डर के प्लांट हम लोग एंजियोस्पर्म्स को देख रहे हैं, इधर एनिमल में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एनिमल ह्यूमन को देख रहे हैं, और दोनों में सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं हम लोग जा रहे। दिस इज द रियल लॉजिक कि हम लोग क्यों इस सिस्टम को इतने कंपैरेटिव मोड में पढ़ते। हो गया? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहे। नाउ कम अप टू द गैमेटोजेनेसिस। अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस को हम लोग oogenesis भी कहते हैं। oogenesis is the term used for female gametogenesis in human. सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2। अब यहां पे अच्छा इसको नोट कीजिए। हो गया? अब एक डिफरेंस बताइए या एक चीज सोचकर बताइए, मेल गैमेटोजेनेसिस मेल ह्यूमन में कब शुरू होता है? एट प्यूबर्टी, है ना, यानी आफ्टर बर्थ नियरली 12 to 14 ईयर्स लेटर। ठीक है, यहीं पे आपको डिफरेंस दिखेगा। पहला सेट ऑफ डिफरेंस फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी oogenesis पे। दिस process starts in the fetal ovary, यानी in the ovary before birth।
This is the basic difference between spermatogenesis and oogenesis. Okay. Serial number 3. A couple of million, कितना आराम से लिख दिया, ए कपल ऑफ मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 to the power 6 यानी 10 lakhs. कपल ऑफ मिलियन, 3-4 मिलियन बोल दें, 3-4 मिलियन मतलब कितना, लाख में कितना हो जाएगा, 30 लाख से 40 लाख. नाउ यू कैन अप्रिशिएट द नंबर, दिस इज क्वाइट बिग. तो कपल ऑफ मिलियन oogonia are present per ovary in the fetal state. यानी अनबॉर्न बेबी चाइल्ड में, गर्ल चाइल्ड में, है ना, उसके जो ओवरियन कंडीशन है उसके अंदर हम लोगों को दिखते हैं कई मिलियन oogonia पर ओवरी. oogonia हो गया फीमेल गैमेट मदर सेल. जिस तरह से स्पर्मेटोगोनिया है मेल गैमेट मदर सेल, ये बनते हैं, ठीक है. उसके बाद दे यानी oogonia take up meiosis 1, meiosis first, but hang on in the meiosis 1 at metaphase 1 state. ये हैंग कर जाते हैं, रुक जाते हैं मेटाफेज 1 में, तो ये मियोसिस पूरा कर नहीं पाते. तो वो oogonia जो मियोसिस 1 टेकअप किए थे, शुरुआत किए थे और मेटाफेज 1 स्टेज में आके रुक गए, उन्हें अब कहा जाएगा प्राइमरी oocyte. नाउ they are called primary oocyte. यहां तक पूरा कीजिए. अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखेंगे. अब यहां देखिए, हम अगर पूछें oogonia का प्लॉइडिक स्टेट, प्लॉइडिक स्टेट समझ पा रहे हैं ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वो स्टेट पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं हैप्लॉइड या डिप्लॉइड किनको कहेंगे अगर हम लोग एक सिंपल लाइन डेफिनेशन देना चाहें? हैप्लॉइड किसको कहेंगे? सिंगल नहीं, थोड़ा और बेहतर होगा. सिंगल सेट ऑफ बेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बेस नंबर. अब यहां बेस नंबर क्या आया? जैसे हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में ही चले.
ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? 23 पेयर कहते हैं ना। और जब सेल और सेल डिवीजन हम लोग पढ़े हैं, उसी समय बताए हैं मियोसिस होने के दौरान कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बताए थे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बताए हैं तो क्रॉसिंग ओवर आपको नहीं समझा पाए होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम है क्या? पहले तो ये समझिए, जो 23 पेयर्स हैं क्या वो सिमिलर हैं या डिसिमिलर है? बिल्कुल गलत, दे आर डिसिमिलर। The 23 pairs are 23 kinds of chromosomes. They are not the exact copy of each other. ठीक है? तो यानी कि ह्यूमन सेल में 23 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं जिनका कि डबल कॉपी प्रेजेंट है। अब इस डबल कॉपी में एक मेंबर आया है मदर के तरफ से और एक मेंबर आया है फादर के तरफ से। तो एक हो गया मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम देखने में साइज में बराबर होंगे, लेकिन उनके कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा कहीं ना कहीं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी मान के चलें कि ये दोनों क्रोमोसोम जो एक पेयर बना रहे हैं, ये दोनों पेयर लंबाई में और अपीयरेंस में बिल्कुल सिमिलर है। हालांकि ओरिजिन दोनों का अलग है, एक मदर से आया एक फादर से आया, लेकिन वो एक जैसे दिख रहे हैं। दैट इज वाई दे मेक ए पेयर। ठीक है? और ऐसे पेयर के मेंबर्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। राइट? तो अगर हम बात करें ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ गए। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक पेयर का क्रोमोसोम है ना दूसरे पेयर के क्रोमोसोम से अलग होंगे स्ट्रक्चरली, ये भी ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या कि जब 23 प्रकार के क्रोमोसोम हैं, यानी बेस नंबर क्या हो गया ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर का? 23। अब जब बेस नंबर 23 है तो इसको हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड स्टेट, या हमारे लिए हैप्लॉइड इसलिए, एक्चुअली ये मोनोप्लॉइड है, सिंगल सेट है, लेकिन हम हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। तो हम आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके अपने सेल्स को नहीं रखते अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अगर वो बन रहे हैं तो आधे हो रहे, इसीलिए हमारे में जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाएगा वो हैप्लॉइड कहलाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ होता है उसके लिए वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट टू मोनोप्लॉइड। समझ गए? तो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड कहां पे डिफर करता है और कहां पे सेम है? जो ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड हैं उनके सिंगल सेट को हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं है ना उनके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम मोनोप्लॉइड कहेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर हम डिफाइन करना चाहें हैप्लॉइड तो क्या कहेंगे? इट इज द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन का सिंगल सेट कितना होगा? 23, इसीलिए हमारे 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरीके से जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं हमारे में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखते हैं, ये हो गया डिप्लॉइड स्टेट। प्लॉइडी आप एक्सप्लेन कर लेंगे, कहीं पे भी रहेगा डेफिनेशन देने। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ऊगोनिया का प्लॉइडी क्या होगा? एक जवाब आया हैप्लॉइड, और कोई? डिप्लॉइड। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये अभी बॉडी के सेल हैं इसलिए ये 2n है, ये डिप्लॉइड है। पढ़िए तो पूरा, क्या लिखा हो पूरा पढ़िए। अब देखिए, ऊगोनिया इज इक्विवेलेंट टू स्पर्मेटोगोनिया है। ऊपर के सेंटेंस को पढ़िए, हम लोग क्या दिए हैं? ये मेल गैमेट मदर सेल कौन है? स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड था, और यहां फीमेल गैमेट मदर सेल कौन है? ऊगोनिया। तो ये क्या होने चाहिए? इसीलिए 2n जो यहां दिए हैं। अब एक बात बताइए, मेल गैमेट
मियोसिस 1 ये मेल गैमेट का है। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसका प्लॉइडिक स्टेट हैप्लॉइड हो जाता है। हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहां प्राइमरी oocyte किस स्टेट में है? इसने अभी मियोसिस पूरा नहीं किया। मियोसिस फर्स्ट में हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, रुका हुआ है, मेटाफेज 1 में ही रह गया। इसलिए इसका प्लॉइडी क्या होगा? प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte इज 2n। यहां तक हो गया? जिनके साथ जो जो प्लॉइडिक कंडीशन लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। ऊगोनिया है डिप्लॉयड, प्राइमरी oocyte है डिप्लॉयड। तो अगर छोटा सा डायग्राम हम लोग देना चाहें, ये है ऊगोनिया, इनकम्प्लीट मियोसिस 1, ये अभी भी 2n, ये अभी भी 2n, ये बन गया प्राइमरी oocyte। आगे बढ़ सकते हैं? अब देखिए कितना पॉइंट हुआ था? 4 हो गया। सीरियल नंबर 5, the primary oocyte now gets surrounded with a couple of small cells जिन्हें कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। Now the primary oocyte is converted into primary follicle. The girl child bonds with primary follicles in their ovary. Few million per ovary. लिखते चलिए। ये रहा प्राइमरी oocyte, अब इसे सराउंड करेगा, घेर लेगा चारों तरफ से बहुत ही छोटे सेल्स, इन्हें कहेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स, और अब ये कहलाने लगेंगे प्राइमरी फॉलिकल। दिस इज न्यूक्लियस, ये अभी भी डिप्लॉयड है,
ये है इसका साइटोप्लाज्म और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। अगर इसके न्यूक्लियस को देखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? आप लोग को मियोसिस तो याद भी नहीं होगा। इस तरह से लाइनअप रहेंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रहा है? नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? पक्का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। मेटाफेज में आ चुका है। ये है स्पिंडल फाइबर्स। ये सेंट्रोसोम। ये ऑपोजिट पोल का। और एक्चुअली इसको थोड़ा अभी बनाए क्या, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ये पूरा शेडेड रहेगा। इस तरीके से ऐसे ये वन पेयर है। उसी तरह से ये सेकेंड पेयर है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 23 पेयर्स रहेंगे। ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये जहां जुड़े हुए हैं वो है उसका पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब मेटाफेजिक फेज पार होगा, एनाफेज में आएगा तो ये बीच से स्प्लिट कर जाएगा।
अभी एक एक पेयर क्रोमोसोम ये जो सेंट्रल लाइन देख रहे हैं इस सेंट्रल लाइन पे खड़ा होगा, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये जस्ट आप लोग को रिव्यू कराने के लिए था कि याद कीजिए किस तरीके से हम लोग, है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़े थे। तो डायग्राम्स देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ये होमोलोगस पेयर्स हैं, ये अकेले क्रोमोसोम खड़ा नहीं होगा, दोनों क्रोमोसोम एक साथ ऐसे करके खड़ा होगा। यहां लिख सकते हैं द क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी oocyte पॉइंट नंबर 5। अभी हम लोग पहुंचे हैं प्राइमरी फॉलिकल तक, और प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ, है ना, गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है। उसके बाद इसी अवस्था में ये सेल्स यानी प्राइमरी oocyte रहेंगे टिल पुबर्टी। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो। यहां तक हो गया। सीरियल नंबर 6, the primary oocyte in primary follicle, ये याद रखिएगा, primary oocyte in primary follicle wait in the same state till puberty. Then with the action of GnRH, the further progress starts. So at puberty, ये है प्राइमरी फॉलिकल, more granulosa cells surround primary oocyte। अब ये दिखने लगेगा ऐसे। ये हो गया अब सेकेंडरी फॉलिकल। पर इसके अंदर ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? ये अभी भी प्राइमरी oocyte है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही रहता है। बस फॉलिकल का स्टेट चेंज हुआ, बिकॉज ये जो चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इनकी संख्या बढ़ गई। ये है ग्रैन्युलोसा सेल्स।
ये सिक्रेटरी इन नेचर है, इनसे रिलीज होता है एक प्रकार का हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। तो यही है वो जो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। लेकिन जब ट्रिगर होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में आएंगे, तब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू होगा। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर का प्राइमरी oocyte अब अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, हम लोग यहां लिखेंगे कुछ। नाउ मियोसिस फर्स्ट completes and two unequal sized daughter cells are produced. So the larger, जो बड़ा होगा, larger one keeps all the cytoplasm. Now becomes secondary oocyte. प्लॉइडिक कंडीशन क्या होगा? And the second small cell जो कि हैप्लॉइड होगा, तो ये भी हैप्लॉइड ही होगा, मियोसिस पूरा हो गया। The second small cell remains as a non फंक्शनल सेल, जिसे कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो याद रखिए, जब ये पूरा करेगा अपना मियोसिस फर्स्ट, तब ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी oocyte, ये हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte जो होगा वही होगा जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म का शेयर अपने पास रख लेगा। दूसरा जो बनेगा वो नॉन फंक्शनल होगा, उसे कहेंगे हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म रहेगा ही नहीं। तो जिसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है उसके पास लिविंग पार्ट तो रहा नहीं, दैट इज वाई इट इज वर्चुअली ए नॉन फंक्शनल सेल। इसके अलावे और भी आते हैं चेंजेस। ए membrane called theca appears around which has two layers, theca externa and theca interna। इस पूरे स्ट्रक्चर को घेर के रखेगा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे थेका, जिसका कि दो लेयर होगा, बाहरी लेयर, अंदरूनी लेयर, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना। यहां तक पूरा कीजिए। ये चेंजेस आ रहे हैं इस पे।
एक और चेंज आता है, another membrane surrounds the secondary oocyte just outside it, called zona pellucida। एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte को चारों तरफ से ठीक इसके बाहर, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसे घेर के रखता है, उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये तीन महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं। इसके अलावा ढेर सारे ग्रैनुलोसाइट सेल्स और इसको घेरेंगे और एक कैविटी अपीयर होगा जिसे हम लोग कहेंगे एंट्रम। तो पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल में पहला चेंज आ रहा है, मियोसिस 1 पूरा किया। दूसरा चेंज हम लोग को दिखता है, बाहर के तरफ से एक मेम्ब्रेन आता है जिसे कहते हैं, कहां गया, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। इसके अलावा एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसे घेर के रखता है, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और एक जो चेंज आएगा वो होगा ए फ्लूइड, ये इसकी निशानी है, ए फ्लूइड फील्ड कैविटी arises inside theca called antrum। और नेक्स्ट चेंज आएगा ए मोर नंबर ऑफ granulosa cells surround the secondary oocyte। और अब हम लोग लिखेंगे नाउ इट इज टर्शियरी फॉलिकल। इस प्रकार सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्सन टर्शियरी फॉलिकल में होता है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे सेकेंडरी से टर्शियरी में, यहां आप देख सकते हैं 4-5 चेंजेस हैं। मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, उसके बाद थेका अपीयर होंगे, एक फ्लूइड फील्ड अपीयर होगा कैविटी, और जोना पेल्यूसिडा अपीयर होगा, और नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ जाएंगे इनको घेरने वाले। तो इतने स्ट्रक्चर्स के साथ ये दिखाई देगा कैसे, हो चुका है यहां तक, इतने स्ट्रक्चर्स के साथ ये दिखाई देगा कैसे, वो देखिए। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया जोना पेल्यूसिडा, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज एंट्रम, ये हो गया
थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और इसके अंदर इसको घेरने वाले ढेर सारे ग्रैनुलोसा सेल्स। इनको सराउंड करके रखेंगे, घेर के रखेंगे बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स। थोड़ा लार्ज साइज फिगर इसलिए बनाया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो, कौन कहाँ पे प्रेजेंट है। हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाते, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाते हैं जो ऑलमोस्ट पर्टिकुलर लोकेशंस को शो कर सकते हैं कहाँ पे क्या है। These are the granulosa cells। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यही है सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड है, और ये एंटायर स्ट्रक्चर है द टर्शियरी फॉलिकल।